हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा वायरस फैलाता है, तो आप जवाब देंगे रैट, बिल्ली, यही सब, भालू, यही सब जवाब देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइंस अलर्ट का था, वन एनिमल स्प्रेड मोर वायरस देन द एनी अदर एंड इट्स नॉट व्हाट यू डू थिंक। यानी कि कोई एक ऐसा जानवर है जो कि हर किसी जानवर से ज़्यादा वायरस फैला रहा है। अब आप सोचेंगे कौन सा ऐसा जानवर है, हम तो अपने आप को जानवर समझते ही नहीं हैं, तो वो जानवर हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा वायरस फैलाते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये रिपोर्ट आई है जिसमें दिखाया गया है कि जो इंसान हैं इनकी वजह से जानवर इफेक्ट होते हैं। अभी तक हमको क्या लगता था कि हम जानवरों की वजह से इफेक्ट होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, खास करके वायरस के मामले में। जैसे आपने जो कोरोना वायरस देखा होगा तो वो जैसे माना जाता है कि वो चमगादड़ से पैदा हुआ, जैसे इबोला वायरस हुआ, ये सब जो वायरस हुए ये किससे पैदा हुए? जानवरों से पैदा हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो वायरस उनमें पैदा हुए कहीं ना कहीं वो हमसे ही ट्रांसमिट थे, बाद में वो क्या हुए? एवोल्यूट हुए, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके बाद फिर से वो इंसानों में आ गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमें वायरस मिल रहे हैं कहीं ना कहीं उसका जो पीछे कॉज है वो इंसान ही है। लेकिन आखिर सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों आखिर इंसान ही सबसे ज़्यादा वायरस फैलाते हैं और इंसानों की वजह से जो जानवर हैं उनको खतरा है? अभी तक हमको ये लगता था कि हमारी जो बॉडी है इतनी इम्यून नहीं है, जानवरों की बॉडी ज़्यादा इम्यून है और उनसे जो वायरस आते हैं हमको खतरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जानवर के वायरस है वो हमको खतरा कर रहे हैं, बल्कि इंसानों के वायरस भी जानवरों पर खतरा करते हैं, उन स्पीसीज पे खतरा करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों जानवर ही सबसे ज़्यादा वायरस फैलाते हैं? यहाँ पे दोस्तों सवाल सबसे पहला ये है कि सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? अगर हम डेंसिटी की बात करें, हम ये कहें कि जैसे नंबर के बारे में नहीं, नंबर के बारे में करेंगे तो चींटियाँ हमसे ज़्यादा हो जाएंगी, मच्छर ज़्यादा हो जाएंगे, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात करते हैं कि डेंसिटी के मामले में कौन ज़्यादा है। तो अगर आप धरती पे देखेंगे डेंसिटी के मामले में जिसने सबसे ज़्यादा घनत्व लिया है वो इंसानी शरीर है। अगर एक तरफ हम जानवर के अलग अलग जो वैरायटी है, ठीक है, अलग अलग जो कैटेगरी है जानवरों की, उसको हम एक तरफ रख दें इकट्ठा करके मांस को, और एक तरफ इंसानों को मांस को इकट्ठा करके रख दें, तो आप देखेंगे इंसानों का मांस उनसे ज़्यादा है। यानी कि पॉपुलेशन की वजह से हमारी संख्या ज़्यादा है और संख्या ज़्यादा होने की वजह से हम ज़्यादा मात्रा में फैले हैं और इसी वजह से हम ज़्यादा बीमारियां फैलाते हैं। यहाँ पे इसमें यह भी दिखाया गया है दोस्तों कि ये जो बीमारियां फैली भी, ठीक है, ये जब पुराने टाइम में और तेज़ी से फैल रही थी, जब हम खास करके एनिमल ही थे, हमारी बॉडी एनिमलिस्टिक थी। अभी तो काफ़ी हमने अपने आप को ग्रो कर लिया है, हम वेगन टाइप के हो गए हैं। पहले हम मीट खाते थे, बहुत सारी चीज़, बहुत रहने का तरीका बहुत अलग था। अभी हम वेगन हैं, काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तो इस वजह से जो स्पीड है वायरस की थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी हम ज़्यादा हैं। लेकिन पहले क्या था, जब पहले के ज़माने में जब हम भी हल्का फुल्का एनिमल टाइप में थे, उस दौरान हमने बहुत सारे वायरस फैलाए। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे पता चला, ये कैसे हमें पता चला? ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था नेचर जर्नल में, ठीक है। नेचर जर्नल इकोलॉजी करके है, साइंस करके, उसी में पब्लिश हुआ था। जैसे नेचर जर्नल जो है दोस्तों, जर्नल का मतलब होता है जहाँ पे जो शोध होते हैं वो पब्लिश होते हैं, वहाँ पे डाला जाता है। जैसे आप अखबार में देखते हैं आर्टिकल आता है, ठीक है, पॉलिटिक्स का इन सबका, वैसे ही जो अध्ययन होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, वहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं। और जिसका इम्पैक्ट नंबर, मतलब उनको नंबर दिया जाता है, जिसका नंबर ज़्यादा होता है उनके शोध काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो छपा है नेचर में छपा है, नेचर के कई सेक्टर हैं, ठीक है, फिजिक्स है, साइंस है, तो उसी में इकोलॉजिक्स और इकोसिस्टम करके है, तो उसी में ये पूरा ये छपा था। ये रिसर्च कहाँ पे हुआ था? लंदन यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया था, इसका रिसर्च किया था। अब जो रिसर्च किया था वो कैसे किया था दोस्तों? यहाँ पे जो रिसर्च हुआ था उन्होंने लगभग 3000 के ऊपर जो वायरस थे, ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च किया। कैसे रिसर्च किया? देखिए ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि लगातार हर एरिया होता है, जैसे जीनोम प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्या होता है कि हर एरिया में जो अलग अलग जानवर होते हैं लगातार उनके ऊपर ही अध्ययन करते रहते हैं कि इनके अंदर जो वायरस है वो कैसा फॉर्म ले रहा है, वो किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक भविष्यवाणी करता है, प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले समय में ये वायरस बहुत खतरा कर देगा, आने वाले समय पेंडेमिक आने वाला है, 2014 में आने वाला है। जो 2019 का जो था वो पहले से ही जो एक्सपर्ट थे वो इसके बारे में बात कर रहे थे कि आने वाले वक्त में पेंडेमिक आएगा, कुछ आ सकता है, वैसे मतलब इशारा कर रहे थे।
तो जो WHO है वो भी इशारा करता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो मेडिसिन में है वो इशारा करती हैं, लेकिन कैसे करती हैं? वो करती हैं इन्हीं रिसर्च के द्वारा। कौन सी रिसर्च के द्वारा? जो जीनोम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, जो अलग अलग जगह पे जो जानवर हैं, ठीक है, पक्षी हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी लगातार उनकी गाइड में रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि इनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, उनके अंदर कौन से वायरस है। जैसे कि जो कोविड था, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि वो पहले से ही खतरनाक था, वो 2000 में ही खोजा गया था वो, लेकिन अब उस पर अध्ययन हो रहा था, जानवर के बारे में देख रहे थे यार इसके अंदर जो वायरस है वो कितना बदला है, कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या इसके अंदर नई चीज़ें विकसित हुई हैं, ठीक है। तो ये लगातार अध्ययन करते रहते हैं और उन्हीं अध्ययन से ये क्या करते हैं, पता करते हैं। तो यहाँ पे भी यही किया गया है कि लगभग 3000 वायरस जो थे इन पे काम किया गया, ठीक है। 1.6 मिलियन जीन पे ही काम किया गया और कुछ जानवरों पे काम किया, 32 से 33 जानवरों पे काम किया गया, तब जाके हमें ये पता चला, ठीक है। इनमें एक रिपोर्ट और भी थी दोस्तों, इसमें यह था कि जो बर्ड फ्लू है, ठीक है, बर्ड फ्लू है, इसके आने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, ये पेंडेमिक बन सकता है, इसके बारे में भी इन्होंने क्या किया है, घोषणा किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये पता चलता है। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ बताया गया कि जो वायरस होते हैं, जब वायरस, ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे वो जब तक आपकी बॉडी में है, ठीक है, जब तक आपकी बॉडी में है तब तक ठीक है, लेकिन जब उन्हें ट्रांसमिट होना होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, उससे पहले वो अपना नेचर बदल लेते हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाला था, मतलब यकीन नहीं होता ऐसा भी हो सकता है। तो पहले से एक्टिव काफ़ी हो जाते हैं, अपना नेचर बदल लेते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म बदल लेते हैं और फिर ट्रांसमिट होते हैं। तो ये भी यहाँ पे अध्ययन में हमें मिला है। अब दोस्तों अध्ययन के बारे में समझ रहे हैं तो समझेंगे आखिर ये अध्ययन बेसिकली कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे होता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये प्रोसेस होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जो वायरस ट्रांसमिट होते हैं तो दो तरीके से होते हैं। एक क्या होता है, एंथ्रोपोनोसिस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इंसान है, इंसानों के द्वारा क्या होता है, जानवरों में वायरस फैलते हैं, ठीक है। और इसी का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, जूनोसिस होता है, ठीक है, यानी कि जानवरों से इंसानों में क्या होते हैं, वायरस फैलते हैं। तो यहाँ पे अध्ययन में ये देखा गया कि जो वायरस फैले हैं लगभग 76 से 77% तक इंसानों से जानवरों में फैले हैं, और यहाँ पे जो जानवरों से वायरस फैले हैं लगभग 34% के आसपास यहाँ पे वायरस फैले हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं दोगुना से भी थोड़ा ज़्यादा इंसान यहाँ पे वायरस फैला रहा है। अब वही अहम मुद्दा कि भैया कैसे अध्ययन होता है, कैसे क्या होता है, क्या है जीनोम प्रोजेक्ट, थोड़ा इसको भी समझ लें। क्या होता है जीन, कैसे काफ़ी खतरा पैदा करते हैं, इनको भी समझ लें हम। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, उससे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, वो आप कितनी ही पढ़ाई करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। जब रिसर्चर इसी सवाल पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्लो की स्टेट में काम करते हैं, उनका दिमाग फ्लो की अवस्था में होता है, वो काम करते हैं और इसी वजह से वो टॉप परफॉर्मर बन पाते हैं। और दोस्तों इसी फ्लो की स्टेट को हासिल करने के लिए उन्होंने कुछ थेरेपी बनाई जो कि बस बाहर ही थी, अब बहुत महंगी थी, लाखों रुपए की थी, लेकिन इसी इंडिया में हम लाए हैं। जैसे सिल्वा मेथड हुआ, अल्ट्रा लर्निंग हुआ, ब्रेन वेव्स फॉर द फ्लो हुआ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फॉर द फ्लो हुआ। कितने में, कल्पना करिए कितने में, सिर्फ और सिर्फ 299 में, वो भी हिंदी में, ठीक है। जब आप फ्लो 25 कोड आप यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों ये कोर्स हजारों से ऊपर बच्चों ने ज्वाइन किया पूरी इंडिया में और आज तक इस पर एक कंप्लेन नहीं आई है, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है लोगों की मदद करना, लोगों को रिजल्ट देना। चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जिससे सच में लोगों को फ़ायदा होता है, इसीलिए तो लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कितने दिन वहाँ पे रह के आते हैं। तो इसे आप जरूर अवेल करें, शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को ऐसे कोर्सेज के बारे में पता चले कि इंडिया में इतनी वैल्यूड कोर्स भी होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जीन के बारे में। सबसे पहले देखिए जीन क्या होता है। जीन का मतलब होता है किसी चीज़ को उसी फॉर्म में डेवलप कर देना। जैसे आपने शक्तिमान मूवी देखा होगा तो उसमें शक्तिमान जब लड़ाई करते हैं, कभी कभी जब मामला गड़बड़ हो जाता है तो मंत्र संत्र पढ़ के अपने आप को कई फॉर्म में बदल लेते हैं। मतलब कई शक्तिमान बदल जाता है। हर शक्तिमान अपने आप में क्या होता है, ओरिजिनल शक्तिमान की ही तरह होता है। वैसे ही हमारे सेल होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, एक नया सेल बनाते हैं, ठीक है। और जो नया सेल होता है वो आधारित होता है हमारे पुराने सेल पे, पुराने सेल की ही तरह होता है। जो उसमें इंफॉर्मेशन होता है वैसा ही सेल नया बनता है। तो वैसा कौन बनाता है, कौन ऐसी क्लोनिंग करता है, वो क्लोनिंग करता है दोस्तों यहाँ पे हमारा जीन। जो हमारा जीन होता है दोस्तों, इसी की वजह से क्या होता है, क्लोनिंग होता है। जो डीएनए, अगर आप देखेंगे डीएनए होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, यानी कि बॉडी कैसी होगी, शेप कैसा होगा। जैसे एग्जांपल मैं दूं, जैसे आम का बीज है, तो आम का बीज मान लीजिए, समझिए अब जीन है, एग्जांपल समझिए, ठीक है। वो क्या तरीके से बीज है, अब उसको आपने बोया तो जो आम का बीज बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा होगा और धीरे 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 फिर वो नया बीज बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जेनेटिक प्रोसेस है, ठीक है।
यही जेनेटिक प्रोसेस, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो सेल है, एक सेल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अब ये क्या करेगा, नया सेल बनाएगा। तो जो नया सेल बना रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक दोस्तों, ये जीन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और यही जीन नया जीन बना, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे हेलिक्स के फॉर्म में अगर होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फॉर्म में होते हैं, और बीच में प्रोटीन के ऐसे लेयर्स बने होते हैं, ठीक है। यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं, और इन्हीं की वजह से कैसा बॉडी होगा हमारी, कैसे आंखें होंगी, ये सब निर्धारित होती हैं। आपने कभी कभी आजकल देखा होगा कि बच्चों के लिए बहुत जेनेटिक जो थेरेपी होती है बहुत चल रहा है, कि बच्चे कैसे आपको चाहिए, कैसे उनके मतलब किस कलर के होने चाहिए, ऐसे भी आजकल चीज़ें चलती हैं। बहुत पैसा लगता है, लेकिन किस वजह से हो पा रहा है, जीन टेक्नोलॉजी की वजह से, जीन थेरेपीज़ की वजह से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जीन की वजह से होता है, ठीक है। अब ये किसमें होते हैं, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम दोस्तों क्या होते हैं, हमारे लगभग 23 पेयर हमारे सेल के अंदर होते हैं, जिसमें से सेक्स का भी एक होता है, ठीक है, XX और XY भी होता है, और ये सब क्या होते हैं, जीन होते हैं। अब जो जीनोम प्रोजेक्ट था, जो अभी हमने देखा, जो जानवरों के बारे में हमने जाना, वो कैसे जाना, वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि छोटे से लैब में बैठ के आपने, उसमें बहुत पैसे खर्च हुए हैं, कई सालों से मेहनत हो रहा है, तब वो चीज़ें हमें डेटा इतनी आसानी से मिल पाता है। तो वही कहानी समझेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में दोस्तों करोड़ों अरबों जीन हैं, और ऐसे जीन हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। बस जब वैज्ञानिकों ने जाना कि हमारे अंदर जीन है जो कि हमारे बॉडी को क्लोनिंग करते हैं, मतलब ऐसा बना देते हैं, हमारे सेल दूसरे सेल को क्लोन करते हैं, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो इन्हीं की वजह से होती होंगी। जैसे अगर एक आपके जो मतलब जो पेरेंट होते हैं, अगर पेरेंट को कैंसर है, तो इसकी बहुत संभावना मानी जाती है कि जो बच्चा होगा उसको भी कैंसर होगा। अगर पेरेंट बोलने में दिक्कत है, तो जो बच्चा होता है इसकी बहुत संभावना होती है कि बच्चे को भी बोलने में दिक्कत होगी, ठीक है। जो कैंसर की मैंने बात की वो आगे चल के कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट ये जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन से ऐसे जीन हैं जो कि क्या करते हैं, म्यूटेट करते हैं, जो कि पुरानी चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो जेनेटिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जब ये नए सेल बनाते हैं तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूटेशन होने लगता है और खतरनाक बीमारियां होती हैं। जो वायरस होते हैं कहीं ना कहीं उनमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है, फैलाने में बहुत बड़ा रोल होता है। और उसी को जानने के लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जेनोम प्रोजेक्ट शुरू किया, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि 1990 में, ठीक है, 1990 में दोस्तों यहाँ पे शुरू हुआ था। और ये प्रोजेक्ट लगभग मांग चलिए, जैसे माना जाता है कंप्लीट हुआ 1990 में शुरू हुआ था, और लगभग 1999 में आसपास दोस्तों ये क्या था, कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये अगर हम कहें कि बायोलॉजी या इन सब सेक्टर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे हमारा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था अपने आप में, जिसमें कई देश शामिल थे, ठीक है, कई साइंटिस्ट शामिल थे। तो वैसे ये प्रोजेक्ट था जिसमें कई सारे देश शामिल थे, कई मतलब बहुत बड़ा एक समुदाय था जिसमें ये शामिल थे। इनका मकसद क्या था, इनका मकसद था कि नंबर ऑफ जीन को इन्फॉर्म करना, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। और दूसरा ये था कि आखिर इस जीन पे हम काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, तो कौन से ऐसे टूल बनाया जाए जिसके द्वारा इस पर हम काम कर सकें, रिसर्च कर सकें, और जिसकी वजह से लोगों की मदद कर सकें। और तीसरा ये था कि जो आने वाले वक्त में जो वायरस है ये सब है उसके बारे में भी हमें जानकारी हो, और ये कैसे म्यूटेट करते हैं उसको भी हम कर सकें। और इन्हीं सब मेहनत की वजह दोस्तों आज हमें चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का जो कोर्स है उसे आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।